आप सभी साथियों का स्वागत है दोस्त मेरे हमारे इस नए वीडियो में, एक शानदार वीडियो में और एक अच्छी सी वीडियो में। ठीक है, देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्लीट जियोमेट्री में दूसरी क्लास हम पढ़ने वाले हैं, वो है त्रिभुज के बारे में। ठीक है, बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता होता है मेरे भाई कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, त्रिभुज के कितने कंसेप्ट होते हैं, कितने ट्रिक्स होते हैं। सारी चीज को देखिए हम आपको इस वीडियो में पूरी आपको बताएंगे और एक एक लेवल वाइज करके मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान देना, मेरा उस तरीके से आपसे पढ़ाऊंगा। यदि आपको कुछ भी नहीं ज्यामिति में आती है, आप आज से ही ज्यामिति पढ़ना शुरू किए हो, तो भी आपको ये ज्यामिति की क्लास आपको समझ में आने वाली है। उतनी बेसिक लेवल से मैं आपको ये क्लासेस बताऊंगा। ठीक है, तो ये हमारी दूसरी क्लास है और यहां से हम पढ़ना सीखेंगे कि त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं, कोण के आधार पर त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं, त्रिभुज के कितने प्रमेय होते हैं, कितने फार्मूले होते हैं, कितने प्रकार के फार्मूले होते हैं, सब देखो हम आज ही पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा त्रिभुज का कंसेप्ट हमारे पास एक जगह नोट्स में होगा, इसलिए मेरे संग आप नोट्स भी करते हुए रहिएगा। देखिए सबसे पहले त्रिभुज कहते किसको है, तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैं लिखा हूं कि त्रिभुज एक बहुभुज है। बहुभुज किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक भुजाएं जहां पे होती है उसे हम बहुभुज कहते हैं। तो त्रिभुज एक प्रकार का मेरे भाई क्या है, बहुभुज है। कोई आपसे पूछ दे कि त्रिभुज की परिभाषा क्या होती है, तो आप लोग भैया सब लोग जानते हो कि तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम लोग त्रिभुज कहते हैं। तो सारे लोग को पता है मेरे भाई कि तीन भुजाओं से, ये एक पहली भुजा हो गई, ये मेरी दूसरी भुजा हो गई और ये मेरी तीसरी भुजा हो गई। ठीक, तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम लोग त्रिभुज कहते हैं। इस त्रिभुज के मैं शीर्ष बिंदुओं का नाम लिख देता हूं। बेचारे का नाम ए हो गया, इस बेचारे का नाम बी हो गया, इस बेचारे का नाम सी हो गया। ठीक है, त्रिभुज को हम लोग डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। त्रिभुज को हम लोग डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं और किसी भी त्रिभुज के अंदर के सभी तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो इतनी सारी चीजें हमको लिखनी है, मैं यहाँ पे लिखता हूं और मेरे संग भी आपको लिखनी है। ठीक है, एक आपका नोट्स प्रॉपर तैयार होगा जब आप मेरे संग नोट्स करोगे तब। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखना त्रिभुज एक बहुभुज है और ऐसे एक परिभाषा लिख देना कि तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या लिखना है मेरे दोस्त, तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, त्रिभुज कहते हैं। इस त्रिभुज को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, तो इस त्रिभुज को हम लोग ऐसे डिनोट करेंगे, डेल्टा ए बी सी। इसको हम लोग डेल्टा कहते हैं, ऐसे लिख देना, डेल्टा कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई, गणित में इसको हम डेल्टा कहते हैं। इसको हम कहेंगे डेल्टा ए बी सी, या आप इसको इस तरह कह सकते हो बी सी ए, या इसको इस तरह कह सकते हो सी ए बी। तीनों तरीके से हम कह सकते हैं। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, डेल्टा बी ए सी भी लिख सकते हो, आप यहाँ पे सी बी ए भी लिख सकते हो। ठीक है, आप तीनों ओर से किसी भी तरह लिख सकते हो त्रिभुज को। अब ध्यान देना मेरी बातों को। ठीक है, अगला पॉइंट लिखना, ये जो आपको दिख रहा है ना ए बी सी, तीनों दिख रहा है ना ए बी सी, तो ये आपको जो ए बी सी दिख रहा है ना, ए कामा बी कामा सी, ये त्रिभुज के शीर्ष बिंदु हैं। ये कौन है, त्रिभुज के शीर्ष बिंदु हैं। ये त्रिभुज के शीर्ष बिंदु हैं। ठीक है, ये कौन से मेरे भाई, त्रिभुज के शीर्ष बिंदु हैं। ठीक है, ध्यान देना अगली बात को। देखो आपको ये दिख रहा है ना ए बी, ऐसे लिख देना ए बी। ठीक है, बी सी ऐसे लिख देना बी सी, फिर आप लिख देना सी ए, ऐसे लिख देना सी ए। त्रिभुज की भुजाएं हैं, ये कौन सी है, त्रिभुज की भुजाएं हैं। ठीक है, ये त्रिभुज की क्या है, भुजा, इसको हम लोग कहते हैं भुजा। तो ये पहली भुजा हो गई, ये दूसरी भुजा हो गई, ये तीसरी भुजा हो गई। ठीक है, ध्यान देना, सी के सामने वाली भुजा को हम लोग ऐसे कह देते हैं, सी कह देते हैं। बी के सामने वाली भुजा को हम लोग ऐसे कह देते हैं, ये बी हो गया हमारा। और ए के सामने वाली भुजा को हम लोग कहते हैं ए कह देते हैं। ठीक है, तो या तो ए बी बी सी सी ए कहिए, या तो इसको सी बी ए कहिए, या इसको सी कहिए, या स्मॉल बी कहिए, या ए कहिए। ये भी त्रिभुज की भुजाएं हैं, ये भी त्रिभुज की भुजाएं हैं, ये भी त्रिभुज की भुजाएं हैं। ठीक है, ध्यान देना आप इस बात का। इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखनी है। ठीक है, जब तक हम मेरे भाई त्रिभुज के ही बारे में नहीं जानेंगे, हम त्रिभुज का पूरा चैप्टर लगा देंगे, हमको पूरा समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं यदि पढ़ाऊंगा आपको तो पूरा कंटिन्यू एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको लेके चलूंगा कि हर एक बच्चा को ये चीजें समझ में आए कि आखिर में त्रिभुज है क्या और त्रिभुज के कितने सारे कंसेप्ट हैं जो हमें पढ़ना है, हमारे लिए पढ़ना है। ठीक है, ध्यान देना। तो मेरे भाई त्रिभुज एक बहुभुज होता है। त्रिभुज की तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम लोग त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज को डेल्टा ए बी सी से प्रदर्शित कर सकते हैं, या इसी को हम बी ए सी कह सकते हैं, या इसको सी बी ए कह सकते हैं। इसको हम डेल्टा कहते हैं,
ए बी सी आपको जो दिख रहा है ये त्रिभुज के शीर्ष बिंदु है, और आपको ये जो दिख रहा है या तो आप इसे ए बी कहिए या तो इसको सी कहिए, ए बी कहिए या तो सी कहिए या तो बी सी कहिए या तो बी कहिए या तो सी ए कहिए या तो ए कहिए, ये त्रिभुज की भुजाएं हैं, ये भी त्रिभुज की क्या है, भुजाएं हैं। तो इतनी बातें आप लोग को क्या करनी है मेरे भाई, ध्यान रखनी है, ठीक है। अगली चीज देखिए, अगली चीज देखिए, इसको मैं इरेज कर देता हूं, फिर मैं आपको यहाँ पे जितने भी प्रमेय है सब मैं आपको त्रिभुज के बताता हूं। देखिए ठीक, ऐसे मेरे संग यहाँ पे लिखिएगा, ऐसे 1 बना दीजिएगा और ऐसे स्टार बना दीजिएगा, ठीक है। किसी भी त्रिभुज के, ठीक है, किसी भी त्रिभुज के, ऐसे लिखना, किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग, आप बहुत बार इसको सुने होंगे मेरे भाई कि तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, कोणों का योग 180 अंश होता है, ठीक है, 180 अंश होता है। अब बहुत सारे लोग जानते हो कि मेरे भाई एक मेरे पास एक त्रिभुज हो गया, इस त्रिभुज का हम नाम रख देते हैं, इसका नाम रख देते हैं आ बा सा, ठीक है, आ बा सा मतलब ए बी सी हम नाम रख देते हैं, कोई सा भी त्रिभुज हो, ठीक है। हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि ये वाला जो कोण है, ये कोण हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है क्या चीज, ये मेरे पास मान लेते हैं θ1, कोण को हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं इसलिए हम लिखते हैं θ1 है, ठीक है। ये वाला जो कोण हमारे पास है इसको मान लेते हैं ये θ2 है, ठीक है। ये तीसरा कोण जो हमारे पास इसको मान लेते हैं θ3 है। और मैंने क्या किया कि किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है मेरे भाई, 180 अंश होता है। तो आप लोग को क्या करनी है ऐसे मेरे भाई, आप लोग को ऐसे ध्यान देनी है कि θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 बराबर मेरे भाई कितना अंश होगा, 180 अंश होगा, ठीक है। इस बात का आप लोग ध्यान देनी है। मैं आपको क्वेश्चंस करके दिखाता हूं, जब तक आपको क्वेश्चंस हल नहीं होंगे तब तक आपको कैसे समझ में आएंगे। जैसे मान लेते हैं एक क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे मैं लिख देता हूं, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक ऐसे मैं लिख देता हूं प्रश्न संख्या 1। ऐसे आप यहाँ पे क्वेश्चन डाल देना और ऐसे बना देना, ठीक है, ऐसे आप लोग बना देना। और यहाँ पे देखो मेरे भाई, एक कोण है हमारे पास 30 अंश, एक कोण है हमारे पास 120 अंश, तो ये तीसरा कोण क्या होगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आप लोग को पता है कि तीनों अंतः कोणों का योग मेरे भाई कितना अंश होता है, 180 अंश होता है। तो आप लोग को क्या करनी है मेरे भाई, डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगा देना है और यहाँ पे डायरेक्ट कहना है कि θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 का मान कितना होता है मेरे भाई, 180 अंश। θ1 का मेरे भाई कितना मान दिया हुआ है, 30 अंश। θ2 का मान कितना दिया है मेरे भाई, 120 अंश, ठीक है। तो θ3 का मान हमसे पूछ रहा है, यानी ये वाला कोण हमसे पूछ रहा है, बराबर के हम कितना लिख देंगे मेरे भाई, 180 अंश, ठीक है। 120 में 30 जोड़ दोगे तो मेरे भाई 150 अंश हो जाएगा, प्लस का ये θ3 है, बराबर का 180 अंश हो जाएगा। 150 को उधर भेज दो तो ये θ3 बराबर 180 में से 150 घट जाएगा, बचेगा 30 अंश। यानी ये जो ये वाला कोण होगा ये हमारे पास कितना अंश होगा मेरे भाई, 30 अंश होगा, ठीक है। ये वाला कोण हमारे पास कितना अंश होगा, 30 अंश होगा। आप लोग कब समझ में आ रही है। एक क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूं, इसको आप करके दिखाइएगा, ठीक है। ये ट्रायंगल हो गया और इसमें ये वाला कोण 40 अंश है, ठीक है, ये वाला कोण 60 अंश है। तो ये वाले कोण का मान आप ज्ञात करके दिखाइए, ठीक है। आप इसको क्या करिएगा, ज्ञात करके दिखाइए कि आपसे ये क्वेश्चन बन जाते हैं कि नहीं बनते। अगर ये क्वेश्चन बन जाते हैं तो मतलब जो मैं आपको कंसेप्ट सिखाया हूं ये आपको समझ में आ गए हैं, ठीक है। अब इसी को मैं प्रूफ करता हूं कि कैसे ये चीज होता है। यहां पे आप लिख देना इसको प्रूफ, ठीक है। ध्यान से देखना, ये हमारे पास एक त्रिभुज हो गया, ठीक है, ये हमारे पास एक त्रिभुज हो गया और इसका नाम है, बेचारे का नाम है ए, ठीक है, इस बेचारे का नाम है बी, इस बेचारे का नाम है सी, ठीक है। ये हमारे पास है मेरे भाई θ1 है, ये हमारे पास दूसरा कोण है θ2 है और ये हमारे पास तीसरा कोण है θ3 है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि BC के समांतर एक हम रेखा खींचते हैं, BC के समांतर एक हम रेखा खींचते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हो एक चीज, ऐसे देखो, ऐसे बन रहा है कि नहीं, यहाँ पे ध्यान से देखना मेरे भाई, ऐसे बन रहा है जेड, देखो ऐसे जेड बन रहा है कि नहीं, ऐसे देखो ये जेड बन रहा है कि नहीं बन रहा है। और मैंने आपको एक चीज बताया था कि जब दो समांतर रेखाओं को यदि एक तिर्यक रेखा काटती है, जब दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो जो ये वाले कोण होते हैं ना, जेड वाले जो बनते हैं, ये वाला जेड वाले कोण जो बनते हैं, ये वाला, ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ये कोण इस कोण के बराबर होगा। कौन से कोण से, एकांतर कोण से। किस कोण से मेरे भाई, एकांतर कोण से, ठीक है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एकांतर कोण से ये दोनों कोण बराबर होंगे। यदि ये θ2 है तो मेरे भाई ये भी क्या होगा, θ2 होगा। और एकांतर कोण से यदि ये θ3 है तो ये भी कोण का मान कितना होगा, θ3 है। और सबको पता है कि किसी भी एक स्ट्रेट लाइन पे तीनों कोणों का योग कितना अंश होता है, 180 अंश होता है। यानी हम कह सकते हैं कि θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 बराबर कितना होगा, 180 अंश होगा। कहां से आया है, एकांतर कोण से। कहां से आया मेरे भाई, ऐसे लिख देना, एकांतर कोण से, ठीक है। और ये वाला कहां से आया, तो ये भी कहां से आया मेरे भाई, एकांतर कोण से, ठीक है। एक बार फिर से समझना, एक बार मेरे भाई इसको क्या करना, फिर से समझना, ठीक है। देखिए
हमने क्या कहा कि हमने बीसी के समांतर एक रेखा खींच दिया, यदि ये θ2 है तो ये भी θ2 होगा एकांतर कोण से, क्योंकि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है मेरे भाई, यहां पे भी वही सिचुएशन है कि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। इसलिए जब हम देखें कि θ1 θ2 θ3 एक स्ट्रेट लाइन में है, और सभी भाइयों और बहनों को पता है मेरे भाई कि ऐसे जो मान होता है किसी भी एक स्ट्रेट एंगल पे जो टोटल कोण बनते हैं वो मेरे पास कितना अंश बनता है 180 अंश। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि θ1 θ2 θ3, यानी हम कह सकते हैं मेरे भाई कि θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 का मान कितना अंश होगा मेरे भाई 180 अंश होगा। ये हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। आप इस मान को क्या करना, ध्यान रखना। ठीक है, देखिए ये ज्यामिति है और ज्यामिति पढ़ने में दर्द होता है। मेरी बातें मैं आपको सीधे सीधे बता रहा हूं, ज्यामिति है, ज्यामिति पढ़ने में दर्द होता है। आपको दर्द जब होगा ना तो आप कुछ नहीं करना, जो चीज मैं लिखवा रहा हूं ना उसे नोट्स करते हुए चलना। जब तक ये पूरी क्लास खत्म हो जाएगी ना तब तक आपके सामने ढेर सारे नोट्स पड़े होंगे, ढेर सारे कंसेप्ट पड़े होंगे। जब जब आपको समय मिलेगा ना आप सारे कंसेप्ट को रिवाइज करिएगा। यकीन मानना आपको त्रिभुज में कभी भी कोई भी समस्या नहीं होगी, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये मैंने देखो पहले नियम को प्रूफ किया हो। इसके बाद हम देखो पढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद हम सीखते हैं कि किसी भी त्रिभुज के दोनों अंतःकोणों का योग हमेशा सुदूर बाह्य कोण के क्या होता है, बराबर होता है। वो हम चीज सीखने वाले हैं। ठीक है, ध्यान देना। तो इसको मैं इरेज करता हूं। अब मैं अगली चीज बताता हूं क्या होते हैं। देखिए ध्यान से देखना, कोई भी मान लेते हैं मेरे भाई ये त्रिभुज है, ऐसे हम क्या बना लेते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं। आप यहाँ पे एक चीज देखोगे कि मान लेते हैं ये θ1 है, ये मेरे पास मेरे भाई θ2 है, और ये कोण का नाम है आ बा सा, और ये वाला कोण है ना इसको हम मानते हैं x अंश। इसको क्या मानते हैं, x अंश। इस x अंश का मेरे भाई यदि आप डायरेक्ट मान निकालना चाहते हो तो आप ऐसे कर देना, x अंश बराबर होता है θ1 प्लस θ2। ठीक है, अब बात किसको किसको समझ में आ रही है, इसको मैं प्रूफ करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे ये आया। अब मैं देखो यहाँ पे क्वेश्चन देता हूं, यहाँ पे एक डायरेक्ट नीचे क्वेश्चन लिख देना। ठीक है, ऐसे देखो ध्यान से, ऐसे मान लो आप क्या कर दो, एक त्रिभुज बना दो। ठीक है, और ये वाला कोण जो हमारे पास है वो कितना है, 30 अंश है। ठीक है, और ये वाला कोण कितना है मेरे पास भाई, 110 अंश है। अगर कोई आपसे पूछे कि ये वाला कोण का मान कितना होगा, तो इस वाले कोण का मान डायरेक्ट आप निकाल देना मेरे भाई, कितना होगा 110 में से 130 जोड़ दो, यानी θ1 ऐसे लिख दो और θ2 लिख दो। तो इस x अंश का मान आएगा 110 प्लस 130, कितना अंश होगा मेरे भाई, 110 प्लस 30 अंश हो जाएगा, और हमारे पास हो जाएगा 30 10 40 140 अंश, यानी इस x अंश का मान कितना हो जाएगा, 140 अंश हो जाएगा। आपको बातें समझ में आ रही है? तो मैं आपको यहां पे एक और दूं, आपको समझ में आ जाएगा। तो ध्यान से देखना, ये मैंने क्या ले लिया है, एक त्रिभुज ले लिया है। ठीक है, एक त्रिभुज मैंने ले लिया है, दिखाई दे रहा है ना आपको? ठीक है, दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा बड़ा ले लेता हूं, ध्यान से देखना। मैं यहाँ पे एक त्रिभुज ले लेता हूं और इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूं। आपने क्या करना, इस कोण को मैं लिख देता हूं, ये कोण है 55 अंश। ठीक है, और ये कोण है 65 अंश। ये 55 अंश है, ये 65 अंश है। इस कोण का मान आप ज्ञात करके दिखाओ, ये मैं आपको अभी दे रहा हूं। आप सभी लोग इसका मान ज्ञात करके दिखाओ कि इस कोण का मान क्या होगा। ठीक है, आपको समझ में आ रही है? अब देखो इस प्रमेय को मैं प्रूफ करता हूं कि कैसे ये प्रमेय मैंने लाया है। ठीक है, यहां पे आप लिख देना प्रूफ। देखो प्रूफ करने से होता कुछ नहीं है, फार्मूला तो आपको यही याद करना है कि सुदूर अंतःकोणों का योग बाह्य कोण की क्या होता है, बराबर होता है। लेकिन प्रूफ करने से ये समझ में आता है ना कि ये फार्मूला आया कहां से है। ठीक है, ये होता है मेरे भाई, सोचने की क्षमता बढ़ जाती है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऐसे एक त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, ऐसे हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं और ऐसे हम कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे पास θ1, ये हमारे पास हो गया कोण θ2 हो गया, और ये हमारे पास हो गया θ3 हो गया। तीनों कोणों का होगा, और इसको हमने क्या माना है, x अंश माना है। बहुत आसान सा है, सबको पता है मेरे भाई। प्रमेय नंबर 1 में हमने अभी तक सीखा है कि तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो मेरे भाई आपको क्या करना है, θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 बराबर कितना अंश होता है मेरे भाई, 180 अंश होता है। सबको पता है भाई, ये बच्चों को पता चल गया कि θ1 θ2 θ3 का मान कितना अंश होता है, 180 अंश होता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, हमने आपसे क्या कहा था, हमने आपसे ये कहा था कि जो θ1 है और θ2 है। ठीक है, देखो ये वाला दोनों लाइन आपको दिख रहा है ना, ये दोनों लाइन देखिए, ये वाला दोनों लाइन एक सरल रेखा पे जो दोनों कोण बनते हैं वो 180 अंश के बनते हैं। एक सरल रेखा पे जो दोनों कोण बनते हैं वो कितना अंश बनते हैं, 180 अंश है। एक्स में
θ3 यदि जोड़ दूंगा, यदि मतलब कहने का मतलब है कि इस x अंश में मेरे भाई यदि हम θ3 कोण को जोड़ दूंगा तो टोटल कितने अंश होंगे? 180 अंश होंगे। दाया देखो 180 अंश के बराबर ये भी है, 180 अंश के बराबर ये भी है, तो हम इसके बराबर भी इसको लिख सकते हैं। तो दाया दाएं के बराबर है तो बाया बाएं के भी क्या होगा? बराबर होगा। इसको हम लिख देंगे समीकरण नंबर 1, इसको हम लिख देंगे समीकरण नंबर 2। दोनों 180 के बराबर, इसलिए ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। इसलिए हम लिख देंगे कि θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 बराबर मेरे भाई हो जाएगा x अंश प्लस θ3 अंश। x3 से x3 मेरे भाई कट जाएगा और x अंश बराबर हो जाएगा मेरे भाई θ1 प्लस θ2, θ1 प्लस θ2। और यही फार्मूला हमने आपको अभी सिखाया कुछ देर पहले कि x अंश बराबर होता है θ1 प्लस θ2। ठीक है, ऐसे देखो मेरे भाई, ऐसे फार्मूले को हमें यूज करना है और ऐसे फार्मूले को हमें ध्यान से लगाना है। ठीक है, तो यहां पे इसकी परिभाषा लिख देना। ऐसे देखो इसकी परिभाषा लिख देना कि किसी भी त्रिभुज का बाह्य कोण, किसी भी त्रिभुज का जो बाह्य कोण है, इसके सुदूर अंतःकोण, इसके पास वाला नहीं बल्कि इसके दूर वाले अंतःकोणों के योग के क्या होता है मेरे भाई? बराबर होता है। आप इतना भी फार्मूला याद रखोगे तो आपको ये कंसेप्ट याद रहेगा कि प्रमेय 1 में मैंने आपको क्या सिखाया था, प्रमेय 2 क्या सिखाया था। ठीक है, यहां तक तो हमने सीख लिया कि प्रमेय 1 और प्रमेय 2 क्या है। आपको इससे ढेर सारे सवाल आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे आप जहां भी तैयारी कर रहे हो, चाहे 10th में हो, चाहे किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो। ठीक है, ध्यान देना। अब हम सीखेंगे कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। देखो, आपने कई सारे त्रिभुज को नाम सुने होंगे, समकोण त्रिभुज सुने होंगे, न्यून कोण त्रिभुज सुने होंगे, अधिक कोण त्रिभुज सुने होंगे, और आपने समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, इनके बारे में हम चर्चाएं करेंगे कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इसे नोट कीजिए और फिर हम बताओगे कि त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं। देखना मेरी बात है ध्यान से। त्रिभुज के 2 प्रकार होते हैं। अरे भैया बोलो अब ये क्या कह रहे हो? त्रिभुज के तो मैंने कई सारे प्रकार पढ़े। तो ध्यान से देखो, त्रिभुज के 2 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार होता है भुजा के आधार पर। पहला प्रकार होता है भुजा के आधार पर। ठीक है, भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर। ठीक है, दूसरा नोट करना है यहां पे कोण के आधार पर। ठीक है, कोण के आधार पर, कोण के आधार पर। तो कोण के आधार पर मेरे भाई क्या होते हैं, आप यहां पे नोट कर लो, इसको मैं बाद में बताऊंगा। सबसे पहले मैं भुजा के आधार पे बताऊंगा। ठीक है, देखो कोण के आधार पे हमारे पास होता है न्यून कोण। ठीक है, आपने नाम सुना होगा न्यून कोण। ठीक है, समकोण, न्यून कोण, समकोण, और आपने एक नाम सुना होगा अधिक कोण। न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण। ठीक है, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण। ठीक है, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, आपको मैं लिखवाऊंगा, आप यहाँ पे इंग्लिश में लिख लो मेरे भाई। एक्यूट एंगल, इसको क्या कहते हैं मेरे भाई? एक्यूट एंगल। समकोण को कहते हैं राइट एंगल। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं मेरे भाई? राइट एंगल कहते हैं। अधिक कोण को हम लोग कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। क्या कहते हैं मेरे भाई? ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। ठीक है, देखो भुजा के आधार पे पहले हम लोग सीखेंगे, इसके बाद हम इसके बारे में सीखेंगे, एक एक चीज के बारे में सीखेंगे, अच्छी तरीके से सीखेंगे। जब हम पढ़ ही रहे हैं तो सभी चीजों को अच्छी तरीके से सीखेंगे। भुजा के आधार पर मेरे भाई होता है समबाहु त्रिभुज। ठीक है, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? ध्यान देना मेरी बातों को। देखो ऐसा त्रिभुज 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति में एक ऐसा त्रिभुज होना चाहिए जिसका हर एक कोण कितना अंश होना चाहिए मेरे भाई? 60 अंश होना चाहिए, और सभी भुजाएं भी आपस में क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। मान लो ये भी भुजा जितनी बराबर उतनी ये भी भुजा बराबर, यानी उतनी ये भी भुजा बराबर है। ये ए हो गया मेरे भाई, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ठीक है, तो 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति, हमेशा ध्यान देना परिभाषा के साथ साथ आपको लिखना है कि 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति जिसका प्रत्येक कोण भी बराबर हो और प्रत्येक भुजा भी बराबर हो, उस त्रिभुज को हम लोग समबाहु त्रिभुज कहते हैं। एक बार मेरे से फिर से ध्यान से समझना, 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति जिसका प्रत्येक कोण भी बराबर हो और प्रत्येक भुजा भी बराबर हो, उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। तो आपको 2-3 पॉइंट यहां पर लिखना है कि समबाहु त्रिभुज का ऐसे लिख देना, प्रत्येक कोण कितना अंश का होता है मेरे भाई? 60 अंश का होता है। ठीक है, आपको दूसरा पॉइंट में लिखना है कि AB के बराबर हमारा क्या होगा? BC होगा, AB के बराबर हमारा BC होगा, और BC के बराबर हमारा CA होगा। ठीक है, आपको तीसरा पॉइंट ऐसे लिखना है कि कोण ये वाला कोण आपको पता है कि 60 कितना अंश हो जाएगा? 120 हो जाएगा। जब ये 120 होगा तो 120 और 60 टोटल कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहां पे लिख देना कि कोण A और कोण B और कोण C, ये तीनों का मान कितना होना चाहिए मेरे भाई? 60 अंश होना चाहिए। तो आपको बस 3 पॉइंट आपको लिखनी है और एक परिभाषा लिखनी है प्यारी सी। परिभाषा कौन को लिख देगा मेरे भाई? आपको ऐसे देखो परिभाषा लिखनी है कि
तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति जिसका प्रत्येक कोण 60 अंश हो और प्रत्येक भुजा बराबर हो, ऐसे त्रिभुज को हम लोग समबाहु त्रिभुज कहते हैं। या आप इतना भी लिख सकते हो या इसकी परिभाषा भी लिख सकते हो, दोनों आपके लिए अच्छा है। ठीक है, अगला चीज देखिए मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं। अगला चीज है वो समबाहु हो गया। आप एक नाम सुने होंगे समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, ठीक है, मेरी बातें ध्यान से समझना। मैं आपको उस तरीके से पढ़ाऊंगा मेरे भाई कि हर एक बच्चा को अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो मान लेते हैं मेरे भाई कि ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। आप यहाँ पे ये देखो कि मान लो ये भुजा ए है, ये भुजा बी है और ये भुजा सी है। जो बराबर वाली भुजा है ना, इनका जो कोण होगा ये भी बराबर होगा। यानी ये कोण का मान यदि अल्फा है ना, तो ये भी कोण का मान क्या होगा मेरे भाई, अल्फा होगा। ठीक है, यदि ये 60 अंश का है तो ये भी 60 अंश का होगा, ये 70 अंश का है तो ये भी 70 अंश का होगा। ठीक है, ये अगर 80 अंश का है तो ये भी 80 अंश का होगा। तो आप ये बात ध्यान दीजिएगा कि समद्विबाहु त्रिभुज में सामने वाले जो कोण होते हैं ये भी बराबर होते हैं। तो तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति जिसकी दोनों भुजा बराबर हो और सम्मुख कोण भी बराबर हो, उसको हम कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। तो आपको मेरे संग एक पॉइंट लिखना है। ठीक है, आपको एक पॉइंट लिखना है कि भुजा ए बी बराबर होना चाहिए AC के, ठीक है, और बराबर नहीं होना चाहिए BC के। ऐसे त्रिभुज को हम लोग क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। या इस तरह कह सकते हो मेरे भाई कि जो कोण होगा इसमें वो कोण B बराबर होगा कोण C के और वह बराबर नहीं होगा कोण A के। यानी ये दो बराबर होंगे लेकिन कोण A आपस में बराबर नहीं होगा। ऐसे त्रिभुज को हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। या कह सकते हैं इसको एक परिभाषा के रूप में यदि आप लिखना चाहते हो तो मेरे भाई ऐसे आप करके बना के लिख देना कि तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति जिसकी दो भुजाएं बराबर हो और सम्मुख कोण आपस में बराबर हो, उसे हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, कितने लोगों को मेरे भाई ये समझ में आया कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। ठीक है, कि यहां तक क्लियर हो गया। तो ये मैंने ए बताया है, ये बी बताया है, इसके बाद एक और है, आपने नाम बहुत बार सुना होगा, वो विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए। फिर हम पढ़ते हैं विषमबाहु त्रिभुज की ओर। देखिए, तो विषमबाहु त्रिभुज का मतलब स्केलेन ट्रायंगल, SCALANE TRIANGLE। ठीक है, न इसका कोई भी भुजा बराबर होगी, ना इसका कोई कोण बराबर होगा। ठीक है, ना इसकी कोई भुजा बराबर होगी, ना इसका कोई कोण बराबर होगा, उसको हम कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज। इसकी परिभाषा में हम लिख सकते हैं कि तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति जिसके तीनों कोण भी बराबर ना हो, जिसकी तीनों भुजाएं भी बराबर ना हो, ऐसे त्रिभुज को हम लोग विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, देखो मैं कहता हूं, इसको मान लेता हूं अल्फा, इसको मान लेता हूं बीटा, इसको मान लेता हूं गामा। ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये हमारे पास सी हो गया। तो हम इसको कह सकते हैं कि जो कोण होगा हमारे पास, अल्फा के बराबर बीटा भी नहीं होना चाहिए, बीटा के बराबर हमारा गामा भी नहीं होना चाहिए, और जो भुजा होगी हमारे पास यानी ए बी बी सी के बराबर नहीं होना चाहिए और BC CA के भी बराबर नहीं होना चाहिए, तभी वो हमारा क्या कहलाएगा, विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, यहां तक हो गया आपको। अगली चीज देखिए कि हम पढ़ने वाले हैं न्यून कोण किसे कहते हैं। कोण के आधार पर जो त्रिभुज बांटे गए हैं उसकी हम बात करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कोण के आधार पर। तो ऐसे ही आपको स्टार्टिंग में ही 2 पॉइंट आपको लिख देनी है जो कि बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है, आप यहां पे लिख देना कि बड़े कोण के सामने वाली भुजा बड़ी होती है। बड़े कोण के सामने वाली भुजा बड़ी होती है। ठीक है, बड़े कोण के सामने वाली भुजा बड़ी होती है और छोटे कोण के सामने वाली भुजा, छोटे कोण के सामने वाली जो भुजा होती है वो मेरे भाई कैसी होती है, छोटी होती है। ठीक है, अब हम देखो कोण के आधार पे पहला पढ़ने वाले हैं वो है न्यून कोण। ठीक है, न्यून कोण, कौन सा कोण पढ़ने वाले मेरे भाई, न्यून कोण पढ़ने वाले। ठीक है, न्यून कोण त्रिभुज पढ़ने वाले, ऐसे आप लिख देना, न्यून कोण त्रिभुज पढ़ने वाले हैं। न्यून कोण तो हम लोग 90 अंश से कम को कहते हैं, लेकिन न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल किसे कहते हैं, आप यहाँ पे छोटा सा परिभाषा लिखना। ठीक है, मैं आपको छोटा छोटा परिभाषा लिखा रहा हूं, आपको सब समझ में आ जाएगा। ऐसा त्रिभुज लिखना, ऐसा त्रिभुज जिसका हर एक कोण 90 अंश से कम हो। कोई भी आप त्रिभुज देखते हो, यदि आपका पूरा टोटल का टोटल तीनों कोण यदि 90 अंश से कम दिखाई देता है, वैसे त्रिभुज को हम लोग न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। तो ऐसा त्रिभुज जिसका
प्रत्येक कोण 90 अंश से कम हो, 90 अंश से कम हो। ठीक है, इसको हम बना के आपको दिखाते हैं। जैसे ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पे क्या बना दिया, एक त्रिभुज बना दिया। ठीक है, ऐसे हमने क्या बना दिया मेरे भाई, एक त्रिभुज बना दिया। इसका जो ये कोण है ना, इसको हम मान लिए ए, इसको हम मान लिए बी, इसको हम मान लिए सी। ये जो ए बी सी आपको दिख रहा है ना, ये तीनों कोण 90 अंश से क्या है, कम है। एक्चुअली जो बात है ना वो हम लोग जानते नहीं है, हम लोग जानते नहीं है, तब तक हम लोग को पता नहीं होता है कि भाई न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, अधिक कोण त्रिभुज किसे कहते हैं। लेकिन जब यही चीज हम लोग जान जाते हैं ना, तो हमारे लिए आसान हो जाती है। तो शुरू में मैं कहा हूं ना, दर्द होगा, आपको ज्यामिति में पढ़ाऊंगा, दर्द होगा, लेकिन यकीन मानना जब ये हमारी क्लास खत्म हो जाएगी, जब ये खत्म हो जाएगी, तब वहां पे आप देखना कि आप ढेर सारी जानकारियां इस क्लास से ले चुके हैं। देखो, न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं, ऐसा त्रिभुज जिसका हर एक कोण 90 अंश से क्या हो मेरे भाई, कम हो। देखो, सी के सामने वाली जो भुजा है वो हम सी मान लेते हैं, बी के सामने वाली जो भुजा है उसे स्मॉल बी मान लेते हैं, और ए के सामने वाली जो भुजा है उसे स्मॉल ए मान लेते हैं। ठीक है, अगर हम मान लेते हैं कि ये जो सी है सबसे बड़ा है, ध्यान से देखना, हम ये कह सकते हैं कि ए बी सी ये न्यून कोण की भुजाएं हैं। ठीक है, ऐसे आप लिख दोगे कि ए बी सी ये भुजा है, ये क्या है, भुजा है, यानी साइड है। न्यून कोण त्रिभुज की क्या है, भुजा है। अगर मैं मान लेता हूं कि ये सी सबसे बड़ी भुजा है, ये क्या है, सी सबसे बड़ी भुजा है, ये सबसे बड़ी भुजा है, तो इस सी का मान हमेशा ध्यान देना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से छोटा होना चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान हमेशा सी स्क्वायर से बड़ा होना चाहिए, तभी वो न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा, तभी वो न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है मेरे भाई, ये होती है असली कंसेप्ट। ये जो जानकारी जानता है बच्चा, ये जिसके पास नॉलेज होती है, वो कोई से भी न्यून कोण और समकोण और अधिक कोण त्रिभुज की पहचान चंद समय में कर सकता है। आप इस बात का ध्यान रखना। अगर मैं आपसे कोई कह दिया, आपको यदि कोई कह दिया कि सी का मान 5 है और बी का मान मान लो 4 है और ए का मान मेरे पास मान लो भाई 3 है, तो क्या यह न्यून कोण त्रिभुज होंगे कि नहीं होंगे? मेरा प्रश्न आपसे ये है कि सी का मान 5 है, बी का मान 4 है, ए का मान 3 है, तो क्या यह न्यून कोण त्रिभुज होंगे? तो इसको आप इस फार्मूले पर रख के चेक कर सकते हो कि न्यून कोण त्रिभुज है कि नहीं है। देखो, ए का मान कितना रखना है, 3 स्क्वायर, बी का मान कितना रखना है, 4 का स्क्वायर, बड़ा होना चाहिए सी स्क्वायर से यानी 5 के स्क्वायर से। तो 3 तिली के 9, 4 चौके 16, बड़ा होना चाहिए 25 से। 16 9 खुद का 25 हो जाता है और 25 25 से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता, 25 25 के बराबर हो सकता है। ठीक है, तो मेरे भाई ये कभी ऐसा संभव हो सकता है कि 25 खुद ही 25 से बड़ा हो? ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पे 26 होता तब 25 से बड़ा होता। तो मेरे भाई जब दोनों मान आपस में बराबर होते हैं ना, तो वो समकोण त्रिभुज कहलाता है, वो न्यून कोण त्रिभुज नहीं कहलाता है। तो हमेशा ध्यान देना कि जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है हमेशा सी स्क्वायर से क्या होगा, बड़ा होगा, तभी वो न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है, आपको धीरे धीरे जब मैं आगे पढ़ाते जाऊंगा तो आपको सबको समझ में आने लगेगा और मैं आपको प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। ठीक है, देखो ये पहला हो गया। अब इसके बाद बी नंबर का देखो, न्यून कोण त्रिभुज हो गया। ठीक है, दूसरा पे हेडिंग डालना, इसको इंपोर्टेंट बना लेना। ये है समकोण त्रिभुज। ये कौन सा त्रिभुज है मेरे भाई? समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज, इसे हम लोग कहते हैं इंग्लिश में राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई? राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, ध्यान देना। समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि मान लो मेरे भाई एक समकोण त्रिभुज है, ऐसे बना दिया हूं, और समकोण त्रिभुज में कोई एक एंगल मान लेते हैं θ1 का मान कितना अंश होना चाहिए? 90 अंश होना चाहिए। कोई एक कोण कितना अंश का होना चाहिए मेरे भाई? 90 अंश का होना चाहिए। इसको मान लेते हैं ए। ठीक है, इसको हम क्या मान लेते हैं? ए। ठीक है, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी। ठीक है, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी। आप एक चीज देखना, सी के सामने वाली भुजा क्या है? सी है। ठीक है, बी के सामने वाली भुजा क्या है मेरे भाई? बी है। और ए के सामने वाली भुजा क्या है? हमारे पास ए है। ठीक है, मैंने सबके सामने वाली भुजा लिख दिया। समकोण त्रिभुज में सबके सामने वाली भुजा लिख दिया। इसमें होता क्या है? ठीक है, इसमें होता क्या है कि जो सी स्क्वायर का मान होना चाहिए वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के मान के बराबर होना चाहिए, और इसी मान को हम लोग कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। इस मान को हम लोग कहते हैं मेरे भाई पाइथागोरस प्रमेय। क्या कहते हैं?
पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। तो हमेशा ध्यान देना पाइथागोरस प्रमेय किसे कहते हैं। इसको देखो, जो सबसे बड़ी भुजा होती है ना समकोण त्रिभुज में, इसको कहते हैं हाइपोटेनियस। इसको क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस। इसको कहते हैं परपेंडिकुलर, इसको कहते हैं बेस, या इसको हिंदी में यदि मेरे भाई कहा जाए तो इसको हम कर्ण कहते हैं, इसको लंब कहते हैं, इसको हम लोग आधार कहते हैं। या इसे आसान भाषा में कहा जाए कि पाइथागोरस प्रमेय किसे कहते हैं, तो कर्ण पर बना वर्ग शीर्ष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ट्राइगोनोमेट्री में जब आप मेरे से पढ़ोगे तो मैं आपको इसकी पूरी जानकारी बताऊंगा कि समकोण त्रिभुज के कितने फार्मूले बनते हैं। तो आप सीधे सीधे कह सकते हो कि पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण पर बना वर्ग शीर्ष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। आप मेरी बातें ध्यान से देखना। आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, मान लो इस सी का मान दिया है 13, मेरी बातें ध्यान से समझना, ठीक है। और मान लो इस बी का मान दिया है 12 और इस ए का मान दिया है 5। आपको प्रूफ करना है कि ये समकोण त्रिभुज है कि नहीं है। तो भैया मुझे पता है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शीर्ष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो कर्ण मेरे पास कितना मेरे भाई, यहाँ पे आप लिख देना 13 का स्क्वायर बराबर, ए का मान कितना दिया मेरे भाई 5 का स्क्वायर, बी का मान कितना दिया मेरे भाई 12 का स्क्वायर। ऐसे आप कर दो तो 5 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई 25, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 144 में 25 जोड़ दोगे तो 169 और यहाँ भी 169। यानी ये जो 12 और 13 और 5 मैंने लिखा है, ये तीनों कौन से त्रिभुज होंगे, ये तीनों समकोण त्रिभुज होंगे। तो ये जो 12, ठीक है, एग्जाम्पल में से आप लिख लेना, यहाँ पे एग्जाम्पल में से लिख लेना 13, 12, 5। ये क्या कहलाएंगे, ये क्या कहलाएंगे, ये क्या कहलाएंगे, ये हमारे समकोण त्रिभुज कहलाएंगे, ठीक है। ये हमारे क्या कहलाएंगे, समकोण त्रिभुज कहलाएंगे, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। तो ऐसे देखो मेरे भाई, समकोण त्रिभुज ये होते हैं और न्यूनकोण त्रिभुज ये होते हैं, ठीक। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अधिक कोण त्रिभुज किसे कहते हैं, वो भी हम एक नजर देख लेते हैं, ठीक है। देखिए सी नंबर का हेडिंग डालिएगा और लिखेगा अधिक कोण त्रिभुज। इसका क्या नाम है मेरे भाई, अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है। अधिक कोण त्रिभुज को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। क्या कहते हैं मेरे भाई, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल ये कहता है कि कोई भी एक कोण का मान 90 अंश से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। कोई भी एक कोण का मान 90 अंश से बड़ा होना चाहिए। मान लेते मेरे पास भाई ये एक त्रिभुज है, ठीक है। इस त्रिभुज में आपको पहले ही दिख गया कि नहीं, एक कोण हमारे पास क्या है 90 अंश से अधिक है। यहां से 0 अंश से स्टार्ट किया हूं और ये 90 अंश से क्या है मेरे भाई, अधिक है, ठीक है। एक जो थीटा का मान है वो मेरे पास क्या है 90 अंश से क्या है, अधिक है। कोई एक ही कोण 90 अंश से अधिक होना चाहिए। तो यहाँ पे आप ऐसे प्यारा सा एक लाइन लिख देना, ठीक, ए बी सी, और यहाँ पे एक प्यारा सा पॉइंट लिख देना कि कोई एक कोण 90 अंश से क्या हो मेरे भाई, अधिक हो। कोई एक कोण 90 अंश से क्या हो मेरे भाई, अधिक हो, ठीक है। अब सी के सामने वाली भुजा मेरे पास क्या कहलाएगी मेरे भाई, सी कहलाएगी। ए के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी मेरे भाई, स्मॉल ए कहलाएगी। बी के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, स्मॉल बी कहलाएगी। अब इसमें क्या होता है कि दो छोटी भुजाओं का वर्ग सदैव तीसरी भुजा से छोटी होती है। दो छोटी भुजाओं का वर्ग सदैव तीसरी भुजा के वर्ग से क्या होती है, छोटी होती है। उसे हम कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल किसे कहते हैं, दो छोटी भुजाओं का वर्ग सदैव बड़ी भुजा के वर्ग से छोटी होती है, उसे हम ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल कहते हैं। आप यहाँ पे एक पॉइंट लिख देना ऐसे छोटा सा कि दो छोटी भुजाओं का वर्ग, ठीक, दो छोटी भुजाओं का वर्ग सदैव तीसरी भुजा से छोटी होती है, तीसरी भुजा से छोटी होती है, छोटी होती है, ठीक है। इसे हम लोग कहते हैं अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा देता हूं जिससे आप लोग को समझ में आए कि नहीं कौन सा त्रिभुज है और कौन सा कोण है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को। देखिए मैं यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन आपको लिख दिया हूं। इन दोनों क्वेश्चंस को मैं हल करता हूं और आपको इससे समझ में आ जाएगा कि कौन सा समकोण त्रिभुज है, कौन सा न्यूनकोण त्रिभुज है और कौन सा अधिक कोण त्रिभुज है, ठीक है। ध्यान देना। इसमें सबसे बड़ी भुजा क्या है, 6 है, तो 6 का स्क्वायर कर देता हूं यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ भी साइन नहीं लगाता हूं, और यहाँ पे मैं क्या करता हूं 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कर देता हूं, ठीक है। 4 चौके कितना होगा 16, 5 का वर्ग कितना होगा 25, 6 का वर्ग कितना होगा 36, 25 16 जोड़ दोगे तो मेरे भाई होगा 41, और यहाँ पे 36। 41 36 से बड़ा है कि छोटा है, अगर ये बड़ा है
तो मैंने आपको शुरुआत में लिखाया था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान यदि सी स्क्वायर से बड़ा हो गया तो मतलब ये कौन सा त्रिभुज है। तो सारे लोग को पता चल गया होगा कि ये कौन सा त्रिभुज है, न्यूनकोण त्रिभुज है। ठीक है, यहाँ पे भी हम हल करके देखते हैं क्या मान निकलता है। जो सबसे बड़ी भुजा है वो मेरे पास क्या है, 7 का स्क्वायर है, और जो सबसे छोटी भुजा है वो 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर है। तो 4 चौके 16 और 50 कितना होगा 25 और 7 कितना होगा 49। 25 16 जोड़ देंगे तो हो जाएगा मेरे पास 41 और यहाँ पे हो जाएगा 49। अब यहाँ पे मेरे भाई दिख रहा है कि जो 49 का मान है वो 41 से बड़ा है, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान सी स्क्वायर से, जो सी स्क्वायर का मान है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से बड़ा है, यानी दो छोटी भुजाओं का वर्ग तीसरी भुजा से छोटी है, यानी इन दोनों का वर्ग इससे छोटा है, या कह सकते हैं कि जो सी स्क्वायर का मान है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से बड़ा है, यानी इससे बड़ा है, यानी ये कौन सा त्रिभुज कहलाएगा, तो ये अधिकोण त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है, ये कौन सा त्रिभुज कहलाएगा, अधिकोण त्रिभुज कहलाएगा। आपको यहाँ पे दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान सी स्क्वायर, यानी सी स्क्वायर से जो तीर बना है वो तीर है, मतलब इससे ये छोटा है या इससे ये बड़ा है, ये भी कह सकते हैं। देखो ये 3 4 5 दिख रहा है, सबसे बड़ी भुजा क्या है 5 है, सबसे बड़ी भुजा क्या है 5 है, तो हम लोग क्या करेंगे 5 का स्क्वायर, और यहाँ पे 3 4 है तो यहाँ पे लिख देंगे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो 3 3 का कितना होता है 9, 4 चौके कितना होता है 16, 5 का और कितना होता है मेरे भाई 25, 16 ना कितना होता है 25, और 25 बराबर 25 हो गया, मतलब ये है कि सी स्क्वायर का मान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर हो गया, यानी ये चीज हमारा कहलाएगा समकोण त्रिभुज। तो ऐसे आप स्टार बना के लिख देना, ये क्या कहलाएगा, समकोण त्रिभुज कहलाएगा। क्लियर यहां तक हुआ? ठीक है, अब यहाँ पे कोई भी आपको दिक्कत होगी तो बोलोगे नहीं भैया हमको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो कई सारे लोगों के मन में ये विचार आ रहा होगा कि जो आपने फार्मूला है वो अभी आपने नहीं लिखवाया है। ठीक है, तो फार्मूला का जो हिस्सा होता है ना वो मेरे भाई मेंसुरेशन में हम पढ़ते हैं, जो चीजें जहां पढ़नी चाहिए हम उसको वहां पे पढ़ेंगे। मेंसुरेशन में हम ये सीखेंगे कि किसी भी समबाहु त्रिभुज का फार्मूला क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज का फार्मूला क्या होता है, और क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, परिमाप का फार्मूला क्या होता है, इस सारी चीजों को हम मेंसुरेशन में पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 11 में हम पढ़ेंगे इन सारी चीजों को, वहां पे जाके हम सिस्टम से पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल जो चीज मैं आपको पढ़ाया हूं वो सिर्फ त्रिभुज के बारे में पढ़ाया हूं। त्रिभुज की 2-3 और खास बातें हैं, जिसे त्रिभुज की माध्यिका कहते हैं। किसको माध्यिका कहते हैं पहले ये जानिए, और माध्यिकाएं जब आपस में मिलते हैं तो उसको हम गुरुत्व केंद्र कहते हैं, इसके बारे में आप जानिए। इसके बाद मैं क्लास को क्या करूंगा, स्टॉप कर दूंगा, और फिर मैं अगली वीडियो में आपको 6.1 पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले आप नोट करिएगा माध्यिका किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए एक चीज मैं आपको बताता हूं, ठीक है, ध्यान से देखना। ये मान लो एक सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल में मान लो ये लेवल 1 है, ये लेवल 2 है, लेवल 3 है, इसको लेवल 4 कहते हैं, ये 5 है। मैं आपको एक कंसेप्ट सिखाता हूं। ठीक है, जो ज्यादातर लड़के होते हैं ना, जो ज्यादातर लड़के होते हैं वो डायरेक्ट इसमें आते हैं 5 में, या तो डायरेक्ट 6 में। यहाँ पे मुझे प्रश्नावली 6.1 पढ़ना है, मुझे प्रश्नावली 6.2 पढ़ना है, 6.3 पढ़ना है। ठीक है, जो यहां से पढ़ रहा है ना वो ये भी याद क्या रहेगा, ये भी याद रहेगा, ये कभी भूलेगा नहीं। इस बात का ध्यान रखना। मैं आपसे ये कह रहा हूं ना कि एक ही बार यदि आप जाके प्रश्नावली 6.1 को आप पढ़ लो एक बार, कभी भी कोई प्रश्नावली को एकाएक बीच में जाके कूद के पढ़ लो, आप उसका मजा देखना। और एक ऐसी प्रश्नावली पढ़ना जो आप पूरा बेसिक लेवल से पढ़ रहे हो, एक एक चीज जोड़ जोड़ के घटा घटा के चीज पढ़ रहे हो, उसमें जो आपका कंसेप्ट और समझने में मजा आएगा ना, वो प्रश्नावली में मजा नहीं आएगा जो एक ही बार प्रश्नावली के बीच में कूदने से। मैं तो देखो प्रश्नावली 6.1 बताऊंगा ही बताऊंगा, आप चाहो तो डायरेक्ट वो वाली भी वीडियो देख सकते हो, लेकिन मैं इसलिए यहां पे बता रहा हूं ताकि आप ये समझो कि माध्यिका किसे कहते हैं, आप ये समझो कि रेखा किसे कहते हैं, कोण किसे कहते हैं, समलंब किसे कहते हैं, ये तो आपको समझ में आना चाहिए। तब तो आप तो ड्राइवेशन जैसे सवालों को लगाओगे, बड़ी बड़ी सवालों को लगाओगे, तो ये चीज होना चाहिए। ठीक है, ध्यान से देखना। माध्यिका किसे कहते हैं, मान लेते हैं ये शीर्ष बिंदु ए है और इसके सामने वाली भुजा हमारे पास क्या है, BC है। ठीक है, ये BC को 2 बराबर भागों में बांट देती है। माध्यिका हमेशा सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांट देती है। अगर B की माध्यिका की बात की जाए तो ये इस भुजा को 2 बराबर भागों में बांट देगी, यानी इसको यदि 2 बराबर भागों में बांटना है तो ये देखो, ये जो B पर मैंने माध्यिका खींचा है ये इस भुजा को 2 बराबर भागों में बांट देगी। C पर यदि माध्यिका खींचा जाए तो ये सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांट देगी। तो यही चीज है माध्यिका, कि माध्यिका हमेशा ध्यान से देखना कि शीर्ष बिंदु से खींची गई भुजा सामने वाली भुजा को, शीर्ष बिंदु से खींची गई रेखा सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांट देती है, उसे हम कहते हैं माध्यिका। माध्यिका जिस बिंदु पर मिलती है
उसे हम गुरुत्व केंद्र कहते हैं। तो आपको यही 2 पॉइंट लिखना है, ठीक है। इसको जी कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, जी, यानी इसको कहते हैं गुरुत्व केंद्र, ठीक है, गुरुत्व केंद्र। आपको ये सब नहीं पढ़ना है, लेकिन मैं आपको लिखवा देता हूं, ठीक है। ग्रेविटी सेंटर आपके जो सिलेबस में मैं आपको वही पढ़ाऊंगा, आपको एक्स्ट्रा एक भी नहीं पढ़ाऊंगा कि ताकि आपको भी याद करने में दिक्कत हो, ठीक है। ऐसे लिखना, किसी भी त्रिभुज के सामने, किसी भी त्रिभुज के शीर्ष से, किसी भी त्रिभुज के शीर्ष से, किसी भी त्रिभुज के शीर्ष से, ठीक है, सामने वाली भुजा के, सामने वाली भुजा के, ठीक है, मध्य बिंदु को, मध्य बिंदु को किसी भी त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को, मिलाने वाली रेखा को माध्यिका कहते हैं, ठीक है, माध्यिका कहते हैं। अब माध्यिका में देखो, मान लेते हैं कि ए बी सी है, तो इसको मान लेते हैं डी, इसको मान लेते हैं ई, इसको मान लेते हैं एफ, ठीक है। ध्यान से देखना, तीनों माध्यिकाएं जहां पे मिलती हैं, ऐसे एक और पॉइंट बना देना कि तीनों माध्यिकाएं, तीनों माध्यिकाएं जहां पर मिलती हैं, तीनों माध्यिकाएं जहां पर मिलती हैं उसे गुरुत्व केंद्र कहते हैं, उसे गुरुत्व केंद्र कहते हैं, ठीक है, ग्रेविटी सेंटर कहते हैं, GRAVITY, ग्रेविटी सेंटर कहते हैं, गुरुत्व केंद्र कहते हैं। देखो, आपको तो मैं पढ़ाने के लिए 2 और चीज बता सकता था, ठीक है, गुरुत्व केंद्र, परिकेंद्र, गुरुत्व केंद्र, परिकेंद्र, बाह्य केंद्र, और उसके बाद और भी मतलब 3-4 ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं आपको लिखवा सकता हूं, मैं बता सकता हूं वो क्या क्या चीज होते हैं, लेकिन वो आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। जो चीज नहीं पढ़ना है वो चीज मैं नहीं पढ़ाऊंगा। मुझे पता है मेरे भाई कि आपको कितना सवाल पूछे जाएंगे, कितना कंसेप्ट आपको पढ़ना है और कितना ही कंसेप्ट आपको याद रखना है, ये मुझको पता है। तो मैं आपको वही उतना ही पढ़ाऊंगा मेरे भाई जिससे आपका सारा क्वेश्चन बन जाए और सारा एग्जाम में हर एक क्वेश्चन आपके फंस जाए। सिर्फ आपको कंसेप्ट से और आपके पर्सनालिटी से मैं वही सवालों को आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, और यहां तक हम अपनी क्लासेस को स्टॉप करते हैं और इसके बाद हम अगली क्लासेस में पढ़ेंगे कि समरूप किसे कहते हैं और सर्वांगसम किसे कहते हैं, ठीक है। समरूप और सर्वांगसम के सारे नियम भी पढ़ेंगे, सारे कंसेप्ट को पढ़ेंगे और प्रश्नावली 6.1 को भी पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.2 को। तब तक के लिए मेरी तरफ से सेवा समाप्त और अपनी ख्याल रखिएगा, ठीक है।